गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और पेपर की अच्छे से आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं विशाल पांडे डिजिटल आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर आया हूँ। जी हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं AOD। एप्लीकेशन के बारे में आज पूरी एकदम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बिल्कुल बेसिक से स्टैंडर्ड तक चलेंगे। और आज हमारी क्लास में क्या क्या टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज बेसिक्स के बारे में। उसके साथ साथ फिर हम लोग आज फॉर्मूले वगैरह कुछ सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग पूरी वीडियो को देखेंगे। और मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि यहाँ पर कुछ वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ और इन वीडियोस के माध्यम से आपके एग्ज़ाम की बहुत ही मतलब आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और चूँकि रिवीजन की इस समय आपको सख्त ज़रूरत है, तो चलिए फिर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे कि एप्लीकेशन होती क्या है, एप्लीकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे अपने चैनल के बारे में। जी हाँ, ग्रेट स्टडी चैनल। अगर आप सभी लोग मैथमेटिक्स के ढेर सारे वीडियोस देखना चाहते हैं और आप बेसिक से बिल्कुल देखना चाहते हैं, तो आप हमारे लाइव सेशन के ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, प्रत्येक टॉपिक के यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप इन वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा ये होने वाला है, यहाँ पर बात करते हैं इस, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं सभी लोग। तो सबसे पहले हमारा क्या लिखा है, एप्लीकेशन। क्या लिखा है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में। तो अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि एप्लीकेशन है क्या, तो यहाँ पर बहुतों का जवाब तरह तरह का डिफरेंट का आता है। कुछ लोग तो यहाँ पर कहेंगे कि फेसबुक एप्लीकेशन। जी नहीं, फेसबुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि स्कूल में लिखी जाने वाली प्रार्थना पत्र, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कोई बुखार आ गया या कोई समस्या हो गई, आप नहीं जा पा रहे हो, तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन लिखी जाती है उसको नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। क्या होता है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, पूरी एकदम स्क्रीन पे आप देखते रहिए, अनुप्रयोग। अब बात करते हैं अनुप्रयोग क्या होता है। अच्छा, डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि कलन एक टॉपिक था। तो कलन के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक अवकलन होता है, एक समाकलन होता है। अवकलन को ही हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, शॉर्ट में इसी का ही नाम हो जाता है डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, डेरिवेटिव के बारे में मैंने बताया और उसके साथ साथ अनुप्रयोग के बारे में बताया। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यानी आज आपको यहाँ पर क्या क्लियर हुआ, आपको ये क्लियर हुआ कि एप्लीकेशन का मतलब फेसबुक वाला नहीं, एप्लीकेशन का मतलब वो स्कूल वाला प्रार्थना पत्र नहीं, एप्लीकेशन का रियल मीनिंग क्या है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग और आगे की ओर बढ़ें। और बहुत ही मेहनत करी है आप सभी लोगों के लिए, और आज इस छोटी सी वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया है, थोड़ा सा एकदम डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बताया, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों को कवर करना है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। जैसे ये आपके सामने क्या रखी है, लकड़ी रखी है। क्या रखी है, लकड़ी रखी है। तो लकड़ी का हम लोग बेसिकली बहुत जगह पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे लकड़ी से हम लोग स्टूल बना सकते हैं, मेज बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, सामने आपके क्या बनी है, मेज बनी हुई है। ये लकड़ी का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम लोगों ने क्या बनाया है, मेज बनाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस लकड़ी का पर्टिकुलरली हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, कहाँ पर किया है, मेज को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि यहाँ पर मेज को बनाने में इस्तेमाल किसका हुआ है, लकड़ी का हुआ है। मेज को बनाने में इस्तेमाल किसका हुआ है, लकड़ी का हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं ये AOW का मतलब एप्लीकेशन ऑफ वुड। क्यों एप्लीकेशन ऑफ वुड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी का क्या करा गया है, इस मेज को बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम किससे कहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ वुड। ठीक है, तो सभी लोग याद रखें। यानी क्या समझ में आ रहा है, बेसिकली हमको ये चीज पता चली कि किसी पर्टिकुलर सिद्धांत का जब हम कहीं पर इस्तेमाल करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, एप्लीकेशन। क्या कहलाता है, एप्लीकेशन। सभी लोग ध्यान रखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक हम लोग और यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सभी लोग पढ़े हुए होंगे, आप सभी लोग जानते भी हैं
ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में? ओम्स लॉ के बारे में। तो यहाँ पर ओम्स लॉ नीचे हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं आपको ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ यहाँ पर सभी लोग पढ़े हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं, और इस समय आपके 12th में भी ये टॉपिक है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप इत्यादि में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उस चालक तार में किसी भी सिरे पर आप आ जाओ, किसी भी सिरे पर क्या है, आप आ जाओ, ठीक है। तो वहां पर V और I का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट। ये ओम्स लॉ होता है। उसी कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये एप्लीकेशन ऑफ क्या हो गया? ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो एप्लीकेशन की बेसिकली मीनिंग आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। यहाँ पर ये पता चला कि ओम्स लॉ क्या है, ठीक है। अब इस ओम्स लॉ का बेसिकली हम लोग यूज कहाँ पर करेंगे? तो आप सभी लोग जानते हैं ओम्स लॉ का बेसिकली, जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं ओम्स लॉ का। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी लोग, यहाँ पर V बराबर हमने दिया है, सपोज एग्जांपल के लिए। ये इसकी एप्लीकेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस ओम्स लॉ का क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज कर दूं जरा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पर V आपको दिया है 10 वोल्ट, कितना दिया है? 10 वोल्ट दिया है, और I आपका कितना दिया है? 5 एम्पियर दिया है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है रेजिस्टेंस R फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो V दिया है, I दिया है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब कैसे आएगा? तो यहाँ पर आपने ओम्स लॉ का इस्तेमाल करा। ओम्स लॉ क्या कहता है? V/I इज इक्वल टू कितना हो गया? R हो गया। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट, 10 लिख दिया, और I की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। 5 से काटा 5 से काटा 2, यानी R कितना आ जाएगा? 2 ओम, ठीक है। तो यहां से आपको ये समझ में आया, ये इसका क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मैंने यहां पर आप सभी लोगों को समझाया। एप्लीकेशन की बेसिकली मीनिंग क्या होती है कि जब हम किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल का, जैसे यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल किया हमने मेज को बनाने में, तो उसी तरीके से जैसे ओम्स लॉ का इस्तेमाल करा यहाँ पर इसको, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में, तो ये जो हमारा फॉर्मेट होगा, ये जो हमारा क्या है? फॉर्मेट होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा सवाल जो बना है, यही हमारा क्या कहलाएगा? ओम्स लॉ। ये जो हमारी लकड़ी जो बनी है, यही हमारी क्या कहलाएगी? लकड़ी। मेज जो बनी है वही हमारी क्या कहलाएगी? लकड़ी का अनुप्रयोग। किसका? लकड़ी का अनुप्रयोग, या फिर हम कह सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन का मतलब क्या है, बेसिक मतलब क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर यहाँ पर आज की क्लास का है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन में आपने बहुत सारे फॉर्मूले देखे होंगे। जैसे यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर हो पाए, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर पहला फॉर्मूला लिखते हैं, पहला फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पर, एक मिनट रफ कर दें इसको जरा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव बड़ा आसान है। डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन अगर कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं तो उनको जानकारी के लिए बताते हैं डेरिवेटिव में किस तरीके से करते हैं। डेरिवेटिव में किस तरीके से करते हैं, तो जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा डेरिवेटिव है क्या, तो सिंपल सी बात है, आपको बताते हैं। जैसे मैंने लिखा d/dx sin x, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, इनको सभी लोग याद रखेंगे। इसका मतलब है sin x का अवकलन वो किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो ये होता है बेटा cos x होता है। इसी तरीके से d/dx, अगर मैं cos x की बात करूं तो cos x का कितना होता है? तो माइनस का कितना होता है बेटा? sin x होता है। इसी तरीके से d/dx अगर हम e की पावर x की बात करें तो कितना होता है? e की पावर x। ऐसे कुछ बेसिक फॉर्मूले आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे। x की पावर n का कितना होता है? ठीक है, तो nx की पावर n-1, ठीक है। तो ये होता है डेरिवेटिव। क्या होता है? डेरिवेटिव में कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, सभी लोगों ने पढ़े होंगे, सभी लोगों ने याद भी किया होगा, ठीक है। अब इन फॉर्मूलों में बहुत सारे हमारे टाइप भी थे, जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, ठीक है, आपने लॉगरिथमिक पढ़ा होगा, आपने इनफाइनाइट की कुछ सीरीजें होती थी, इनफाइनाइट तक जाता था, उनका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट किया होगा। तो ये ढेर सारे वहां पर टाइप्स हो गए, ठीक है। अब इन्हीं चीजों का हम कहीं पर क्या करने वाले हैं? इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इस्तेमाल करने वाले हैं। उसी को ही हम कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या शॉर्ट में हम बोलेंगे AOD। फुल फॉर्म इसकी क्या होगी? एप्लीकेशन, यहां पर लिख दे रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, समझ में आया?
बहुत आसान है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको पूरे को इरेज कर दे रहे हैं और आज के टॉपिक में हम लोग काफी सारी चीजें सीखेंगे। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं स्कूल में मैंने प्रधानाचार्य को लिखा था, वो वाला नहीं। बहुत लोग कहते हैं फेसबुक नहीं, वो वाला नहीं। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन का एक्चुअल मीनिंग मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। ठीक है, तो चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें और सीखने वाले हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या सीखना है उसके बारे में भी चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे आज की क्लास में थोड़े से कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज। ठीक, इसका मतलब क्या है, राशियों में परिवर्तन की दर। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए 2 व्हील बनाए मैंने सपोज एग्जांपल के लिए। ठीक है, 2 व्हील बना दिए और इनको एक पट्टे से मैंने क्या कर दिया, अटैच्ड कर दिया। क्या कर दिया बेटा, अटैच्ड कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक हैंडल लगा दिया। अब इस हैंडल को अगर आप घुमाएंगे, क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो बताइए ये वाला पहिया घूमेगा कि नहीं घूमेगा। अगर ये फास्ट होगा, ठीक है, तो ये भी कैसा होगा, फास्ट होगा। ठीक है, अगर ये स्लो होगा तो ये भी कैसा होगा, स्लो होगा। तो इसके फास्ट होने से इस पर क्या आ रहा है, चेंजमेंट। तो इसके फास्ट होने से चेंजमेंट इस पर कितना आ रहा है, ये कौन बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हमने इसको लिख सकते हैं dy/dx। इसका मतलब होता है चेंज इन y। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन y, WRT, यानी विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, यानी y में परिवर्तन, वो भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, y में परिवर्तन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो अगर हम आपसे सपोज एग्जांपल के लिए एक बैलून लेते हैं, क्या लेते हैं, एक बैलून लेते हैं, बहुत सारी चीजें एक दूसरे पर चेंज होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने एक बैलून लिया। ठीक है, सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं इसका कलर। तो मैंने क्या ले लिया बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा सभी लोग, मैंने क्या ले लिया, एक बैलून ले लिया। ये क्या है, बैलून, फील करिए। ठीक है, ये क्या है, बैलून। अब बैलून होगा, ठीक है, तो उसकी एक अपनी पर्टिकुलर क्या होगी, रेडियस होगी। क्या होगी, रेडियस होगी। अब आप बताइए, आप इस बैलून को क्या कर रहे हो, फुला रहे हो। ठीक है, तो फुलाने से रेडियस आर क्या होगी, बदलेगी, बढ़ेगी। तो रेडियस आर बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। यानी साइज का मतलब उसका एरिया क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो आर जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे ए भी क्या होगा, बदलेगा। तो आर के बदलने से ए कितना चेंज हो रहा है, ये कौन बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक आज की क्लास का रहने वाला है। ठीक है, दूसरे में हम लोग आज की क्लास में ये सीखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या सीखेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, एंड नॉर्मल, इसको बोलते क्या है, स्पर्श रेखा और अभिलंब। ठीक है, किसी वक्र की, कर्व की, किसकी, कर्व की। अब कर्व क्या होता है वो भी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा, नॉर्मल मतलब होता है अभिलंब, ये भी ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में यही दोनों चीजों के बारे में सीखेंगे और उसके साथ साथ कुछ इनके बेसिक प्रॉब्लम्स को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इरेज कर दे रहा हूं और थोड़ा सा मैं आगे अपनी स्लाइड को बढ़ाता हूं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से हमारे आगे के क्वेश्चन होंगे और थोड़ा सा बताना चाहेंगे सबसे पहले वक्र के बारे में। किसके बारे में, कि वक्र किसे कहते हैं। तो आप अपनी जैसे डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, ये गूगल की जो जैसे ही आप डालेंगे व्हाट इज कर्व, तो वहां पर तुरंत ये डेफिनेशन आती है। तो बताना चाहेंगे, बोलचाल की भाषा में कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र कहलाती है। अगर मान लीजिए बोलचाल की, जैसे साधारण नहीं हम लोग बोलचाल की भाषा होती है, तो उसमें हम लोग कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींच दिए। कैसी खींच दिए, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कर्व कहलाएगी। टेढ़ी मेढ़ी रेखा कोई भी खींचती वो क्या कहलाएगी, कर्व कहलाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैथमेटिकल अगर ध्यान दें, थोड़ा सा नॉइज हो रहा था, सब एक साथ बेचने वाले आ गए। ठीक है, तो थोड़ा सा नॉइज है। ठीक है, चलिए आप उसको ध्यान ना दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या दी हुई है, परिभाषा पर फोकस करते हैं। बोलचाल की भाषा में कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र कहलाती है, किंतु गणित में सामान्यतः वक्र एक ऐसी रेखा है,
जिसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में किसी विशेष नियम से ही परिवर्तन होता है। ठीक है, यह बिंदु का पथ जो कि विशेष नियम से ही विचरण करता है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं आपको इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखिए, समझिएगा, साधारणतः वक्र की अगर हम बात करें तो कोई भी टेढ़ी मेढ़ी अगर आपने रेखा खींच दी, कैसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींच दी, जैसे यहाँ पर हमने ये खींच दिया, तो ये क्या कहलाएगा? वक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्र। ये साधारण बोलचाल की भाषा है। लेकिन अगर मैथमेटिकल देखा जाए, अब देखिए कोई भी वक्र बनेगा तो वो कलेक्शन ऑफ क्या होता है? पॉइंट होता है। कलेक्शन ऑफ क्या होता है? पॉइंट। उसमें ढेर सारे क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उन पॉइंट्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। किससे? अब ये जो आप देख रहे हो, ये रास्ता जो बन रहा है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट यानी बिंदु पथ है। ये क्या है? बिंदु पथ है। बिंदु से चलने वाला जो पथ तैयार होता है उसी को क्या बोलते हैं? बिंदु पथ बोलते हैं। ये सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। लेकिन मैथमेटिकल अगर गणित में ध्यान दें, किस में ध्यान दें? गणित में ध्यान दें, तो गणित में मैथमेटिक्स ध्यान रखिएगा, वक्र का मतलब होता है कि कोई बिंदु तो होंगे, लेकिन बिंदु एक नियम पर आधारित होंगे, किसी नियम की पुष्टि करेंगे। जैसे ये भी देखिए एक बिंदु पथ तैयार हुआ है, ये भी एक बिंदु पथ तैयार हुआ है। छोटे छोटे क्या हैं? पॉइंट्स हैं। ये आप देख सकते हो, छोटे छोटे क्या हैं? पॉइंट्स हैं। ये सब छोटे छोटे क्या हैं? पॉइंट्स हैं। ये सब छोटे छोटे क्या हैं? पॉइंट्स हैं। ये सब छोटे छोटे क्या हैं? पॉइंट्स हैं। और अगर इनका नियम अगर ध्यान रखा जाए तो इनकी सेंटर से रेडियस ऑलवेज, यानी ये जो डेस्टिनेशन है ये हमेशा क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। तो ये आपका कहलाएगा वक्र। क्या कहलाएगा? वक्र कहलाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं बेसिकली कर्व। क्या बोल सकते हैं? कर्व बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा सभी लोग, उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? कर्व बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये एक बिंदु का पथ तो है, ये एक बिंदु का क्या है बेटा? पथ तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक नियम की पुष्टि करता है। यानी अगर हम इसको O मान लीजिए P1 है, ये क्या हमारा P2 है, ये हमारा क्या है? P3 है, और ये हमारा सेंटर पॉइंट क्या है? O। तो ये एक नियम पर है, यानी OP1 किसके बराबर है? OP2 के, और वो किसके बराबर है? OP3 के। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे, वक्र बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आज से क्या है, एक नई चीज हम आपको बता रहे हैं। आज से एक नई चीज हम आपको बता रहे हैं कि जब कभी भी बात हो, किसकी बात हो? कर्व की बात हो। किसकी बात हो? कर्व की। तो आप उसका डायग्राम जो है, आप उसका डायग्राम जो है वो कैसा बना देंगे? सी शेप में। किस शेप में? सी शेप में बना देंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर्व में आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि ढेर सारे क्या होंगे? इस पे पॉइंट्स होंगे। ढेर सारे क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अभी तो यहाँ पर हम कुछ आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ढेर सारे पॉइंट्स होंगे। अब इन पॉइंट्स पर, एक पॉइंट पर हम एक स्पर्शी खींच सकते हैं। एक पॉइंट पर क्या कर सकते हैं? एक स्पर्शी। दूसरे पॉइंट पर भी क्या खींच सकते हैं? एक स्पर्शी खींच सकते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे भी हम क्या कर सकते हैं? एक स्पर्शी खींच सकते हैं। तो ऐसे कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस पे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो किसमें कितनी स्पर्शी होंगी? तो अनंत स्पर्शी होंगी। कितनी होंगी? अनंत स्पर्शी होंगी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या बनता है? आपसे कहेगा वक्र है और उस पर एक क्या है बेटा? स्पर्शी है। क्या है? और उस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा, क्योंकि ऐसे तो ढेर सारे स्पर्शी हैं, कहां तक आप निकालोगे? चकरा जाओगे तुम। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको वक्र का समीकरण देगा और एक पॉइंट देगा जिस पर एक स्पर्शी आप खींचोगे, ड्रॉ करोगे, और आपसे कहेगा इस स्पर्शी का क्या निकालो? समीकरण। आपसे क्या कहेगा? इस स्पर्शी का क्या निकालो? समीकरण निकालो। तो अब इस स्पर्शी का समीकरण कैसे निकाला जाता है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और वहां पर हम सीखते हैं कि वक्र की स्पर्शी किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर आइए देखते हैं यहाँ पर वक्र की स्पर्शी किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक कर्व बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? कर्व बनाते हैं। तो कर्व का शेप कुछ कैसा होता है? सी शेप में मैंने आपको सभी को बताया था। और कर्व है वो कलेक्शन ऑफ क्या होता है? पॉइंट्स होता है। कलेक्शन ऑफ क्या होता है? पॉइंट होता है। कर्व है तो कलेक्शन ऑफ क्या होगा? पॉइंट होगा। और चूंकि ढेर सारे पॉइंट होते हैं तो हम इसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो हमारा क्या हो गया? x1, y1 हो गया। ठीक है, पर हमने क्या खींच दी? एक स्पर्शी खींच दी। क्या खींच दी? एक स्पर्शी खींच दी। अब हमसे कहा जाएगा इसी स्पर्शी का क्या निकालो? समीकरण। तो गिवन क्या क्या होगा? तो गिवन आपको कर्व की इक्वेशन होगी, तो वो y बराबर किसके टर्म में होगी? fx के टर्म में होगी। और आपसे कहेगा इस स्पर्शी, यानी ये a हो गया,
और ये क्या हो गया, b हो गया। इसका आपको क्या निकालना है, समीकरण। तो दुनिया में देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, कोई भी लाइन है, दुनिया में ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्या है, लाइन है, हम बना दे रहे हैं लाइन, ठीक है, कोई भी क्या है, लाइन है। अगर हमें उसका क्या निकालना है, समीकरण निकालना है, तो याद रखिएगा उस लाइन में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। तो अगर वो हमारा x1 कॉमा क्या है, y1 है, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि उस लाइन की स्लोप क्या है। अगर ये दो चीजें पता हैं तो चाहे वो स्पर्शी हो चाहे वो अविलंब हो, सभी का समीकरण आसानी से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस x1, ठीक है। अब जैसे आपके मन में ये आ रहा होगा कि बताओ इसका कैसे निकलेगा, तो देखो ये भी कहीं ना कहीं से है तो रेखा ही। अब इस रेखा का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो इसके लिए भी आप देखो यहाँ पर दो चीजें पता कर लो। पहली चीज क्या है, पॉइंट तो दिया है, दूसरी चीज क्या नहीं दी है, स्लोप नहीं दी है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, याद रखेंगे सभी लोग, स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, m बराबर dy अपॉन dx एट द पॉइंट, ठीक है, एट द पॉइंट। एट द पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने y लिखा, मान लीजिए 2x प्लस का 3 लिख दिया, ठीक है, और मैंने एक पॉइंट दे दिया, मान लीजिए 2,3, और हमने आपसे कहा y एट द पॉइंट बताओ, y एट द पॉइंट बताओ। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ये आपको पता होना चाहिए x का मान होता है, ये आपको पता होना चाहिए y का मान होता है। तो x और y, चूंकि y नहीं रखना है, x का मान यहाँ पर पुटअप कर दो। अगर ये भी y के टर्म में होता तो इसमें y का मान रखा जाता, x का मान इसमें पुटअप कर दो। तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, पॉइंट को सेटिस्फाई कराना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3, 2 दूनी 4 प्लस का 3, कितना आ गया बेटा, 7। तो ये हमारे पास आ गया y एट द पॉइंट। क्या आ गया, y एट द पॉइंट, ठीक है, क्लियर। तो हमें यहाँ पर एट द पॉइंट निकालना आ गया है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया एट द पॉइंट कैसे आता है, ठीक है। अब ये पूरा खेल है किसका, तो यहाँ पर स्पर्शी का निकालना है ना, तो पूरा खेल किसका है, एट द पॉइंट का है। तो यहाँ पर m हम इसकी याद रखेंगे, स्पर्शी की कितनी होती है, dy अपॉन dx। और याद रखेंगे सभी लोग, एट द क्या होता है, पॉइंट होता है, एट द क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है। या हम इसी को लिख सकते हैं dy अपॉन dx, और एट द पॉइंट को हम लिख सकते हैं x1 y1, ठीक है। ये स्पर्शी हो गई। अब देखिए समझिएगा जरा, स्पर्शी तो आपको समझ में आ गई, स्पर्शी की प्रवणता कैसे आती है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें, सपोज एग्जांपल के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमने मान लीजिए आपसे प्रश्न कर दिया नॉर्मल की बात, ठीक है, हमें ये तो पता चल गया टेंज क्या होती है, हमें ये पता चल गया टेंज क्या होती है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला नॉर्म क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है। तो नॉर्मल के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें हम बता दें। एक ऐसी रेखा जो टेंजेंट से, यहाँ पर स्केल ले लेते हैं, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा, हाँ, एक ऐसी रेखा जो टेंजेंट से, कहाँ से बेटा, ध्यान रखिएगा, टेंजेंट से पास हो, टेंजेंट से होकर जाए, ठीक है। और उसी के साथ साथ टेंजेंट से वो एंगल कितने का बना है, 90 डिग्री का। कितने का बना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो याद रखिएगा, इसको हम कॉल्ड, यानी क्या कहेंगे, इस वक्र की नॉर्मल, क्या कहेंगे, नॉर्मल, इस वक्र की नॉर्मल, इसको हम क्या बोलेंगे, इस वक्र की टेंजेंट, ठीक है। अब नॉर्मल की जो स्लोप होती है वो होती है m डैश, क्या होती है, m डैश, लेकिन टेंजेंट की क्या होती है, m। तो अगर आपके पास m इतना है तो m डैश कैसे आता है भाई, देखो नॉर्मल हो चाहे टेंजेंट हो, नॉर्मल हो चाहे टेंजेंट हो, हैं तो दोनों रेखा ही। और रेखा का समीकरण अगर निकालना है तो हमें बस ये पता होना चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो मेन खेल है किसका, स्लोप का। तो स्लोप अगर आपको पता चल गई, अब हमको स्पर्शी की पता चल गई, m बराबर dy अपॉन dx एट द पॉइंट, लेकिन अभी हमें नॉर्मल की नहीं पता चली। तो इस केस में आपको देखो करना कुछ नहीं रहता है, स्पर्शी की निकाल लो। पॉइंट ध्यान रखना सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, क्या निकाल लेना है, स्पर्शी की निकाल लेना। और जैसे ही आपके पास स्पर्शी की आ जाए, बस तुरंत
नॉर्मल की निकालने के लिए आप बस उसका उल्टा कर दिया करो, यानी ये हमारा बन जाएगा -1/m। ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए फॉर्मूला होगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा। जैसे मैंने कहा स्पर्शी है किसी वक्र की, मैंने कहा उसकी जो स्लोप है वो 2/3 है, तो मैंने कहा बताओ उसकी नॉर्मल की कितनी होगी, अभिलंब की कितनी होगी, यानी इसकी पूछ रहे हैं, अभिलंब की पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जरा, अभिलंब की पूछी जा रही है, तो बड़ा आसान होता है। सबसे पहले इसका उल्टा कर दो तो 3 कितना हो जाएगा 2, और साइन प्लस का है तो यहाँ कितने का लगा दो, माइनस का लगा दो। यही आ गई बेटा किसकी, नॉर्मल की स्पर्शी, नॉर्मल की स्लोप आ गई। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, हाईलाइट करने वाली बात क्या है, तो हाईलाइट करने वाली बात ये है कि आपको याद रखना है कि कोई भी स्पर्शी है तो उसकी प्रवणता कैसे निकलती है, तो m बराबर dy अपॉन क्या होता है, dx। और उसी के साथ साथ आपको दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर नॉर्मल है तो उसकी स्लोप कैसे निकलती है, तो ये होती है m डैश बराबर -1 अपॉन कितना होता है, m होता है। ओके, क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो अब आपको इतना याद रखना है। अब बात करते हैं समीकरण के, किसकी बात करते हैं, तो पूरा हम एक बार इरेज कर देना, जितना आपको बताए हैं पूरा इरेज कर देना, जिससे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ पाए। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, इरेज हो गई हैं। तो अगर हमारा नॉर्मल है, टेंजेंट है, हमने सब पढ़ लिया, पूरा नोट डाउन करते चलना है। अगर हमारा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कर्व बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कर्व बनाएंगे। और इसी के साथ साथ हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इस पर एक क्या होगी, नॉर्मल, एक क्या होगी, टेंजेंट। इस पर एक क्या होगी, नॉर्मल, इस पर एक क्या होगी, टेंजेंट। चूंकि ये लाइन ऐसे नहीं खींचेगी तो इस पर हमें स्पर्शी तो बनाना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप समझ जाना कि ये क्या है, इसकी स्पर्शी है, ये इसकी क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो इस केस में आपको मैंने बताया कि इसकी जो स्लोप होती है उसको हम बोलते हैं m डैश, और इसकी जो स्लोप होती है उसको हम बोलते हैं m। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। अब ये m और m डैश आती कैसे हैं, ये भी मैंने अभी आपको बताया है बहुत ही आसानी से। तो m बराबर होता है dy अपॉन dx, स्लोप ऑफ क्या है, टेंजेंट है। और यहाँ पर लिखते हैं एट द पॉइंट, एट द पॉइंट। और इसी तरीके से अगर हम m डैश की बात करें तो ये होता है, इसको मैथमेटिकल देखें तो -1 अपॉन dy अपॉन dx एट द पॉइंट होता है। एट द क्या होता है, पॉइंट होता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको ये सारी चीजें याद रखनी होंगी। या हम ये कह सकते हैं, हमने आपको फॉर्मेट बता दिया कि m अगर -1/2 है तो m डैश कितना हो जाता है, तो ये याद रखना 2/1 हो जाएगा। उल्टा, उल्टा मतलब अगर कोई एक इंसान है, सपोज एग्जांपल के लिए, अब हमने कहा इसको उल्टा कर दो, तो इसके पैर क्या कर दो ऊपर और सर क्या कर दो नीचे, तो ये कहलाएगा उल्टा। यानी अगर हम चित्र बनाए इसका तो कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंसान हो गया। ठीक है, ये उल्टा हो गया। इसी तरीके से याद रखिएगा, अगर -1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। और विद साइन, यानी साइन भी आपको क्या करना, चेंज। अगर माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। बस इतना आप सभी लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने से हमारा फाइनल जो है, ये यहाँ पर इक्वेशन क्या बन रही है, ये सारी चीजें तो हमने क्लियर कर ली। देखिए बेसिक बहुत जरूरी है, अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो मजा बहुत आने वाला है। अगर बेसिक में अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर दिक्कत ही रहेगी, है। तो यहाँ पर अब देखते हैं फाइनल। तो अगर हम यहाँ पर लिखें स्पर्श रेखा का समीकरण, सपोज स्पर्श रेखा का समीकरण, तो क्या निकल गया, y - y1 इज इक्वल टू m की जगह पर क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। और फिर बेटा क्या लिखेंगे, एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस x1। ठीक है, ये स्पर्श रेखा की हो गई, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर हम कहें आपसे अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, तो वो बेटा कितना निकल के आएगा, तो एक काम करते हैं उसको भी लिख लेते हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx एट द क्या हो जाएगा, पॉइंट, एट द पॉइंट। ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस x1। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब dy अपॉन dx आपको डेरिवेटिव पता होगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है, डेरिवेटिव अगर नहीं पता है तो कुछ बेसिक वीडियो हमारी पढ़ी है,
बेसिक की, तो उनको आप सभी लोग क्या कर लो, वॉच कर लो, और फिर आपको वहाँ से भी ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन किए जाएँ, कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर हैं तो बहुत सारे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर हम कुछ ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। सब आपके लिए तैयार किए गए हैं, सब आप लोगों के लिए ही है। और चलिए आइए देखते हैं। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है y बराबर 2x स्क्वायर प्लस का 3x और के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो अभिलंब की निकालनी है, लेकिन अभिलंब की बेटा आएगी कब, जब आपको स्पर्शी की अच्छे से निकालना आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़े से टाइम के लिए हम चेंज करते हैं। हम यहाँ पर अभिलंब की जगह स्पर्शी की प्रवणता निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें स्पर्शी की प्रवणता का फॉर्मूला याद रखना होगा। वो होता है dy/dx एट द पॉइंट। तो वो एट द पॉइंट आपको x बराबर 0 दिया इस बार, तो वो लिख लो। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम पा रहे हैं कि हमें प्रवणता निकालने के लिए dy/dx की जरूरत पड़ेगी। तो डिफरेंशिएशन WRT x, तो y का कितना हो जाएगा, dy/dx, सभी लोग याद रखेंगे। और इसका अगर हम बात करें तो पावर कहाँ चली जाएगी, आगे, और पावर से एक कम, यानी कितना हो जाएगा x, और प्लस का कितना हो जाएगा 3, और साइन का कितना होता है बेटा cos x होता है। तो ये आपके सामने आ गया dy/dx। क्या ये आपकी स्लोप है, बताइए? नहीं, ये आपकी स्लोप नहीं। स्लोप है क्या, तो स्लोप तब होती है जब हम इसको एट द पॉइंट सेटिस्फाई करा देते हैं। तो dy/dx एट द पॉइंट, इसको सेटिस्फाई कराइए जरा। तो सेटिस्फाई कराने पर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? तो x बराबर जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे, 0। तो 4 × 0 प्लस 3 और cos कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। 0 ही लिखेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो कितना आएगा, बताइए? 0 और 3 और cos 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ से 0 प्लस का 3, यानी कितना आंसर हो गया, 3। और यही आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? बहुत आसान है। अब आप देखिए, ये स्पर्शी का था, किसका था, लेकिन हमसे पूछा किसका, अभिलंब का। तो जब आपके पास m आ गया है 3, तो m' बड़ा आसान है। m' के लिए बस उल्टा करना होगा, 1/3 कर दोगे, और फिर यहाँ पर क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। यानी आंसर जो है, पहले आपने सही टिक करा, लेकिन अब रियल आंसर क्या हो जाएगा, -1/3। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, -1/3, -1/3। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। अब थोड़ा सा आगे हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी के साथ साथ देखिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन चलिए एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का। ठीक है, रेडी हैं सभी लोग? इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है आपके एग्जाम में, और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का। तो देखिए क्या है, कह रहा है एक घन है। एक क्या है, घन। घन जानते हैं कि नहीं जानते हैं? घन आपका क्या होता है, कुछ ऐसा शेप होता है। घन क्या होता है, कुछ आपका ऐसा शेप होता है, इस तरीके से बना होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। आपके सामने बनाने की पूरी मैं कोशिश कर रहा हूँ। इक्वल होती हैं सारी साइड्स, सारी डायमेंशन कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर हम बात करें घन की, तो थोड़ा सा ये मोटा ताजा काम है, दुबला पतला बन गया है। घन के बारे में, तो इसकी प्रत्येक साइड को हम लिखेंगे एक्स से। किससे, एक्स से। साइड मतलब क्या होता है, भुजा। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो ये होता है x³। और अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करें, तो याद रखेंगे सभी बच्चे, ये होता है 6x²। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। एक घन का आयतन इतने की दर से बढ़ रहा है। दर आया मतलब डेरिवेटिव आया। दर आया तो मतलब क्या आया, डेरिवेटिव आया। डी फॉर दर और डी फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव। डी फॉर दर और डेरिवेटिव। तो अब देखते हैं जरा, कह रहा आयतन इतनी दर से बढ़ रहा है, तो इसको लिखेंगे dv/, बताइए, सेकंड है ना, t है, क्या है, t है, तो dv/ क्या हो गया, t। ऐसे आप यूनिट पकड़ोगे,
ऊपर सेंटीमीटर है तो लिखेंगे v, नीचे क्या है सेकंड तो लिखेंगे t, और ये बेटा कितना दिया है आपको 9 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। ठीक है, कह रहा है इसके कोर की लंबाई यानी भुजा की लंबाई यानी x कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, यानी इसको निकालना है dA अपॉन dt निकालना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है 6x², तो यहाँ से ये हमारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो dA अपॉन क्या हो जाएगा dx, तो यहाँ से पावर को फेंका, सॉरी x के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब यहाँ पर कुछ कहा नहीं है, किसके सापेक्ष बदल रहा है, जब कुछ नहीं कहता है किसी क्वेश्चन में तो याद रखिएगा हमेशा किसके सापेक्ष करते हैं, t के सापेक्ष। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dA अपॉन बेटा कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, तो 6 आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, पावर को आगे फेंक दिया यानी 2, पावर से 1 कम कर दिया यानी x। अब देखिए समझिएगा, जब हमारे पास d अपॉन dx अगर x² है तो हम लिख देते हैं 2x, लेकिन अगर d अपॉन dt x² है तो फिर हम 2x लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब की बार वेरिएबल यानी x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो dx अपॉन कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, तो यहाँ से हो गया आपका dx अपॉन dt, तो 6 दूनी कितना हो गया 12x, और ये आपका बना dx अपॉन dt। अब ये फंसा किस पे है, तो अब ये बेटा फंसा है आपका dx अपॉन dt पे, क्योंकि x आपके पास ऑलरेडी है, देखो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है, पहले से दिया है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें हैं उनको हम यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में दी गई एक एक चीज का क्वेश्चन में इस्तेमाल जरूर होता है। ठीक है, ये सब रब कर दे रहे हैं, सब जानकारी के लिए बताया है, सब रब कर दे रहा हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन में दी गई एक एक चीज का बहुत बड़ा रोल है। अब आपको दिया है dv अपॉन dt, तो इसका इस्तेमाल तो करोगे यार तुम, है तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा, तो देखते हैं जरा कैसे होगा, कैसे होगा तो देखते हैं जरा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे जो हमें रिजल्ट दिया है। तो अगर हम बात करें v की, तो v बराबर क्या होता है x³, ठीक, क्योंकि हमें इसका मान चाहिए ना, तो इसमें हम करेंगे dv अपॉन dt, तो ये हमारा हो जाएगा वैसे ही बिल्कुल 3x², और dx अपॉन कितना हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा। तो dv अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से कितनी है 9, कितनी है 9, और यहाँ से अगर देखा जाए 3 लिख दिया, और फिर x की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ये हमारा हो जाएगा dx अपॉन dt। तो यहाँ से अगर हम कहें 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो अगर हम आपसे कहें dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो ये हो जाएगी 3/100, कितनी हो जाएगी 3/। तो अब आपके पास dx अपॉन dt भी है, तो 12 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 10, और dx अपॉन dt कितना है 3/100, तो काटो पीटो, तो ये कटा 1, ये कटा 10, ये कटा 5, ये कटा 6, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा 6/5। और एरिया की यूनिट भी देखो, ऐसे यूनिट से इधर से पकड़ा था सेंटीमीटर, ऐसे एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ, आया समझ में। चलिए इतना आप सभी लोग देखिए, और थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को पूरा समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते चल रहे हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे। अभी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, ये वाला क्वेश्चन सभी लोग करेंगे, ये होमवर्क हम आपको दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, आपके पास देखिए x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर 2 दिया है, और पॉइंट है आपके पास कितना है 1,1। तो आपसे कह रहा है इस पर स्पर्शी तथा अभिलंब का समीकरण निकालना है, दोनों का समीकरण निकालना है, यानी m निकाल लेना, m निकाल लोगे और फॉर्मूला लगा देना y माइनस y1 और mx माइनस x1, ये इसके लिए हो जाएगा। और जब m आ जाएगा तो m डैश भी आ जाएगा, और इसमें लगा देंगे दूसरे वाले में y माइनस y1 m डैश x माइनस x1, ऐसे कर लेना सभी लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो और आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर पकड़ते हैं,
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे कि जहाँ पर इनका इस्तेमाल होने वाला है, तो पहले से ही क्यों ना सीख लिया जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई लाइन है, 2 लाइन है, कैसी हैं, 2 लाइन है और कैसी हैं, पैरेलल है, ठीक है। अब ये इतना नहीं क्लियर बन पाया, लेकिन पैरेलल है, और एक लाइन की स्लोप m1 है, दूसरी लाइन की स्लोप m2 है। तो याद रखिएगा m1 बराबर क्या होगा, m2 व्हेन लाइन्स आर पैरेलल। यानी अगर ये AB है, ठीक है, ये हमारा क्या है, BC है, और ये दोनों लाइन AB और BC कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो याद रखिएगा इनकी स्लोप आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। स्लोप आपस में क्या होंगी, बराबर। उसी के साथ साथ कुछ चीजें और भी होती हैं, कुछ चीजें और भी होती हैं, जब परपेंडिकुलर होती है तो इनको स्लोपों का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1। यहाँ पर देखो दोनों लाइन है, एंगल कितने का बना रही है, 90 डिग्री का, तब स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो इतना भी आपको समझना होगा, और कुछ रिजल्ट्स हैं ये सब याद रखिएगा, हम अभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ और आप सभी लोगों से पूछना चाहेंगे कि जरा देखें कितने लोग बता पाएंगे, कितने लोग बता पाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कोई लाइन है, सपोज एग्जांपल के लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2x + 3y बराबर मान लीजिए 6 है, और हमने कहा इस लाइन की स्लोप बताओ, ऐसे देखते ही। तो कैसे पता निकालते हैं, कोई बताएगा, पता चल रहा है? चलिए हम ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, मान लीजिए ऑप्शन नंबर A 2, ऑप्शन नंबर B 3, ऑप्शन नंबर C -2/3, ऑप्शन नंबर D 3/2। बताइए, नहीं पता, चलिए बताने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर सभी लोग याद रखेंगे, जब कभी भी स्लोप निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस, ठीक है, माइनस लगाएंगे, और x का जो कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई में कौन है x के साथ, 2, और फिर y का जो कोफिशिएंट है y के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 3। यानी याद रखिएगा फॉर्मूला होता है m बराबर, ठीक है, x का माइनस x का गुणांक, किसका बेटा, x का गुणांक बटे में किसका गुणांक, y का गुणांक, किसका गुणांक, y का गुणांक। ये सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन और दे दी, मैंने कहा 4x + 5y बराबर 10 का, इसका बताओ स्लोप, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, m बराबर, बताइए, -4/5, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सभी लोग याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा गया एग्जाम में, यहीं पर ही है आपके सामने बिल्कुल, ठीक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है लंब वाला आप लोग निकालेंगे, लंब वाला आप लोग निकालेंगे, स्पर्शी का हम बताए दे रहे हैं। कह रहा है वक्र, देखिएगा जरा सभी लोग, कह रहा है वक्र y बराबर x² - 2x + 7 की स्पर्शी का आपको क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, हमने बना दिया, मान लो वक्र बना दिया, ठीक है, और उस पर एक हमने क्या खींच दी, स्पर्शी भी खींच दी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने क्या है, स्पर्शी भी खींच दी। थोड़ा उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, ड्राइंग इसमें इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, ठीक है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या बना दिया, वक्र बना दिया, और एक हमने उस पर क्या खींच दी, स्पर्शी खींच दी। अब ये स्केल भी थोड़ा सा अभी उतना अच्छे से आ नहीं रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस पर हमने इस पॉइंट पर क्या खींच दी, एक स्पर्शी खींच दी, ऐसे करके, ठीक है। और कह रहा है कि इस स्पर्शी का, यानी ये जो हमारे पास L1 लाइन है, इसका क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। क्या निकालना बेटा, समीकरण निकालना। तो ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले देखो, किसी भी स्पर्शी का समीकरण निकालने के लिए हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट जो यहाँ पर दिया नहीं है। दूसरा, उस लाइन की क्या पता होनी चाहिए, स्लोप पता होनी चाहिए। जब तक आपके पास पॉइंट नहीं, तब तक स्लोप कहाँ से आ जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको स्लोप देंगी। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेखा 2x - 7 बराबर +9 बराबर 0 के क्या है, समांतर है। तो यानी कोई एक लाइन होगी, क्या होगी, कोई एक लाइन होगी। कह रहा है ना इसके समांतर है, तो ये लाइन की इक्वेशन दी है, कितने दी है, 2x - y + 9 बराबर 0। तो इतना तो क्लियर हो गया कि इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी आ जाएगी, इस लाइन की स्लोप कितनी आ जाएगी, तो -x का गुणांक बटे में कितना हो जाएगा, y का गुणांक, तो -1, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल, तो कितना आ गया, 2। यानी ये तो पता चल गया कि इस लाइन की अगर स्लोप कितनी है, 2 है, तो इस लाइन L1 की भी स्लोप कितनी होगी, 2 ही होगी। यानी ये भी कितना, 2 ही आएगा, ठीक है। तो स्लोप तो पता चल गई, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, लेकिन पॉइंट गिवन नहीं है। तो आप देखते हैं जरा पॉइंट कैसे आएगा।
तैयार हैं सभी लोग? पॉइंट कैसे आएगा? तो पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको हम बता दें, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। मान कर चलेंगे, क्या करके चलेंगे, तो लिखेंगे माना बिंदु। तो बिंदु आपका क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? माना बिंदु, बिंदु आपका क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? x1 कॉमा क्या हो जाएगा, y1। अब ये पॉइंट जो है वो हमने ये वाला लेट किया है, ये वाला पॉइंट क्या करा है, लेट करा है। अब ये पॉइंट देखो वक्र में भी है, लाइन में भी है, तो यहाँ पर काम करते हैं कि उस पॉइंट को वक्र से सेटिस्फाई कराते हैं। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर। जब कोई पॉइंट किसी लाइन या वक्र पर होता है तो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या होगी, फर्स्ट। क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिएगा जरा, समझिएगा जो जो चीजें हमको पता है। अब यहाँ पर हमें x निकालना है और क्या निकालना है, y निकालना है। तो दो अननोन है, तो समीकरण कितने चाहिए, दो चाहिए। एक तो हमारा यहाँ से बन गया, दूसरा अब कैसे बनेगा, तो दूसरा बनाने के लिए देखते हैं जरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन y है तो वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डी वाई अपॉन कितना हो गया बेटा, dx, ये हमारा हो गया 2x, माइनस का कितना आ गया, यहाँ से देखते हैं, माइनस का कितना आ गया 2, और फिर ये कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट का कितना हो जाता है 0। अब इसको हम सेटिस्फाई कराएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट द क्या हो जाएगा, पॉइंट। तो एट द पॉइंट में हमारा कौन सा पॉइंट है, x1 कॉमा क्या है, y1 लेट किया है भाई, तो यही हमारा होगा। तो हो जाएगा 2x1 माइनस का 2, और यही हमारी क्या थी, स्लोप। और इस लाइन की जो स्लोप है वो हमको पहले से ही पता चल गई, कितनी है 2, तो ये किसके बराबर कर देंगे, 2 के। तो 2 बराबर 2x1 माइनस 2, ये गया 2x1 माइनस वाला, जब कंटेंट इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो x1 बराबर 4/2, यानी कितना आ गया 2। तो x1 आपके पास कितना आ गया बेटा, ध्यान रखिएगा सभी लोग, 2 आ गया। x1 कितना आ गया, 2। जब आपके पास x1 आ गया तो y1 भी आ जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पर ये जो x1 है ये आप जरा इसमें पुट करो, y1 वाले में, इसमें देखो, यहाँ से इसमें पुट करो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y1 यहाँ पुट कर रहे हैं, नीचे देखिएगा, ठीक है, नीचे देखिएगा सभी लोग, y1 वाले में कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सभी लोग ध्यान रखेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस का 7, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 7, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 7। तो अब हमारे पास पॉइंट भी आ गया है, पॉइंट भी आ गया है। तो अब इस सबको इरेज कर दे रहे हैं। अब आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें थी ना वो हमारे पास सब आ गई हैं। अब करना क्या है उसको देखते हैं, सारी चीज़ें अब हमारे पास आ गई हैं, अब करना क्या है उसको देखते हैं। तो पॉइंट हमारा कितना निकल के आया, तो पॉइंट अभी हम लोगों ने निकाला है, पॉइंट हमारा कितना निकल के आया, पॉइंट अभी हम लोगों ने निकाला है, पॉइंट अभी हम लोगों ने निकाला है। तो पॉइंट हमारा कितना निकल आया बेटा, बताएगा कोई? पॉइंट हमारा निकल के आया है 2 कॉमा, जब आपने 2 रख दिया था याद करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कॉमा 7, और स्लोप आपको इस लाइन से ही पता चल गई थी। तो m आपकी कितनी आ गई, -2/-1 थी, x का गुणांक बटे में पाएगा, यानी कितना आ गया 2। तो यहाँ से जब आपके पास पॉइंट है, जब आपके पास स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अगर हम कहें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, बड़ी आसान है, y माइनस y1 और डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस x1। तो यहाँ से y माइनस y1 की वैल्यू कितनी होगी 7, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस 7 बराबर 2x माइनस 4, और फाइनली सब एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 माइनस y प्लस का 7 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस y प्लस का 3 बराबर 0। यही आपका फाइनल क्या होगा, आंसर। ये वो स्पर्शी है, ये वो स्पर्शी है जो, ये वो स्पर्शी है जो, ये स्पर्शी है आपकी वक्र की है, किसकी है, वक्र की है, ये वो स्पर्शी है, ठीक है, ये वो स्पर्शी की इक्वेशन है जो इस स्पर्शी यानी इस रेखा के क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। ये जो आप निकाले हो, ये लाइन जो है
वो इसके क्या है, पैरेलल है। अब देखो इसकी पहचान क्या होती है, देखो ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म जो है वो क्या है, सेम है, देखो है कि नहीं है। और यहाँ पर देखो ये वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो जब कोई दो लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0 के फॉर्म की होती है, तो हम ये कहते हैं वो दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को? तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया गया है, नोट करते रहिएगा। इसका फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं कुछ मज़ेदार क्वेश्चन, और थोड़े से देखते हैं कुछ मज़ेदार क्वेश्चन। तो इतना तो आपको आ गया होगा समझ में, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, और इसमें आप अपना अच्छा रिजल्ट दीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।